नमस्कार बच्चों, आइए हम साइकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करें जो कि बहुत ही सक्रिय रूप से हमारे चैप्टर्स में मिलता चला आ रहा है। चाहे आप शुरुआत करें लर्निंग से, वहाँ भी समायोजन था। फिर आप अगर इंटेलिजेंस की बात करें तो वहाँ भी समायोजन था, एडजस्टमेंट था। फिर आप व्यक्तित्व की बात करें, वहाँ भी समायोजन था। और फिर आप मेंटल हेल्थ की बात करें, मेंटल हाइजीन की बात करें, वहाँ भी समायोजन है। तो समायोजन क्या है, इसको आइए हम थोड़ा सा समझते हैं। हालांकि इसकी जो प्रकृति है और जो इसके दायरे में चीज़ें आती हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। फिर भी आइए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करें जो समायोजन की कंसेप्ट को और अच्छी तरह से क्लियर कर दे। देखिए, समायोजन है क्या? समायोजन आवश्यकताओं और वातावरण में सामंजस्य ही समायोजन है। कोई व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अपनी आवश्यकताओं को अगर तालमेल के साथ एडजस्ट कर ले तो वो समायोजन है। पर्यावरण में जो भी परिवर्तन आते हैं, ये हम सबको पता है कि परिस्थितियां एक सी नहीं रहती, परिवर्तनशील है, समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लोगों के हाव भाव, लोगों के विचार, लोगों की जो डीलिंग्स है वो बदलती है। तो ऐसी परिस्थितियों में, जब बदलती हुई परिस्थितियों में कोई व्यक्ति परिवर्तनों के साथ सामंजस्य कर ले तो वो भी समायोजन ही कहलाता है। ये आपने परिभाषाओं में भी देखा है। और समायोजन एक निरंतर चलने वाली गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक है, और ये कभी समाप्त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अगर एक परिस्थिति में एक समूह के साथ या एक तरीके से सामंजस्य स्थापित कर लिया है तो इसका ये अर्थ नहीं कि अब आपको सामंजस्य के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है और अपने आप सामंजस्य होता रहेगा। इसके लिए आपको प्रयत्न करने पड़ेंगे, क्योंकि ये गतिशील प्रक्रिया है। इसके लिए आपको बहुत ही एक्टिव अप्रोच के साथ इसमें कार्य करना पड़ेगा ताकि ये निरंतर बना रहे और आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी पर्यावरण में परिवर्तन आ रहे हैं, उनको आप समझ लें और उनके साथ आप सामंजस्य स्थापित कर लें। अब आपके सामने कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर हम कैसे पता करेंगे कि कौन व्यक्ति अच्छे समायोजन के साथ अपने जीवन में खुश है, अपने कार्यों से संतुष्ट है, अपने लोगों में वो स्थापित कर चुका है अपना सामंजस्य। तो आइए ऐसे कुछ लक्षणों पर हम चर्चा करें जिनको देखने से या जिनके मौजूद होने से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर समायोजन की स्थिति अच्छी है। सिम्टम्स ऑफ एडजस्टमेंट क्या होंगे? पर्यावरण एवं परिस्थितियों से अधिकतम लाभ उठाने की दक्षता। जो व्यक्ति समायोजित हो चुका है वो अपने पर्यावरण से, अपनी जो भी उसकी परिस्थितियां हैं, उनसे वो अधिकतम बेनिफिट लेता है। दूसरा है, इसके लक्षणों में आप देखेंगे कि व्यक्ति में सामाजिकता, संवेगात्मक रूप से अस्थिर परंतु संतुलित व्यवहार। जो व्यक्ति समायोजन के साथ, सामंजस्य के साथ अपने जीवन को, अपने जीवन के संघर्ष को, आगे चुनौतियों को देख रहा है, उसका सामना कर रहा है, तो वो व्यक्ति निश्चित रूप से संवेगात्मक और सामाजिक रूप से संतुलित व्यवहार करेगा। अगर कोई व्यक्ति साहसी है, साहसी मतलब उसके अंदर करेज है या हौसला है, परिस्थितियों को, चुनौतियों को उनके साथ लड़ने का हौसला है, समस्या समाधान में कुशल है, अपनी कोई भी समस्या है, समस्या का समाधान भी एक एडजस्टमेंट ही है, और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। ये बात हम लोगों ने मानसिक स्वास्थ्य के समय भी बात कही थी कि जो लोग मानसिक स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कमी से ग्रसित होते हैं तो वो लोग अपने बारे में, अपने लिए कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। लेकिन जो व्यक्ति वेल एडजस्टेड है, जिसका एडजस्टमेंट बहुत अच्छा हो चुका, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेगा, उसको किसी दूसरे से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
ऐसे व्यक्ति का समायोजन सकारात्मक व्यक्तित्व से पता चलेगा। सकारात्मक व्यक्तित्व का मतलब पॉजिटिव, उसके कार्यों में, सोच में, डीलिंग्स में और हाव भाव में पॉजिटिविटी दिखाई देगी। बहुत ही सकारात्मक होगा, आशावादी होगा, उसको निराशा नहीं होगी। आत्मसंतुष्टि एवं आत्मसम्मान, सेल्फ सेटिस्फैक्शन एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। जो व्यक्ति समाज में किसी प्रकार की समस्या को सुलझा लेता है उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। स्वयं निर्णय लेकर सुलझा लेता है अपनी समस्या को, उसको आत्मसंतुष्टि मिलती है। और जब आत्मसंतुष्टि होती है तो फिर उसके अंदर आत्मसम्मान जागृत होता है, वो आत्मसम्मान का धनी हो जाता है। ही इज नॉट नाउ facing problem because of his own ability to take decisions, so he is quite satisfied and he is happy. वास्तविकता, प्रत्यक्षीकरण और चिंतन में परिपक्वता। बच्चों, ये बहुत जरूरी है। जो वास्तविकता है और जो आदर्श है, इसके बीच में दूरी कम हो। समायोजन के आधार पर अगर ये दूरी घट जाती है और बहुत कम हो जाती है तो समायोजन की स्थिति अच्छी कही जाएगी। चिंतन मतलब उसके थॉट्स जो हैं वो मैच्योरिटी के होंगे। क्यों? क्योंकि जब व्यक्ति किसी भय में होता है, किसी तनाव में होता है, तो उसके मस्तिष्क से जो विचार निकलते हैं वो उससे ग्रसित हो जाते हैं। भय की वजह से या निर्भरता की वजह से वो विचार नहीं आते हैं जो स्वतंत्र रूप से व्यक्ति सोच सकता है। कहते नहीं है कि जो सुख है वो जब आत्मविश्वास होता है तब अधिक होता है, और जब किसी के हम ऊपर नियंत्रित, किसी के नियंत्रण में आ जाए, किसी पर हम निर्भर हो जाएं, तो फिर वो सुख नहीं मिलता। पराधीन सपनेहु सुख नाई, कर विचार देखो मन माही। जब आप किसी के ऊपर निर्भर हो गए, किसी के नियंत्रण में हो गए, चाहे वो किसी भी बौद्धिक स्तर से हो, सामाजिक स्तर से हो, तो फिर आपको सुख नहीं मिलेगा और ऐसी स्थिति में समायोजन की कमी पाई जाएगी। उच्च आकांक्षा स्तर एवं मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि, जो हमारे एस्पिरेशंस हैं, आपको लक्ष्यों में दिखाई दे कि कोई व्यक्ति हाईली इंस्पायर्ड है एंड ही इज एस्पायरिंग, ही इज ड्रीमिंग टू अचीव समथिंग बिग, समथिंग हाई एंड समथिंग दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ ट्राइंग इवन टू गेट इट। ऐसी कोई अगर सोच रखता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति समायोजन के लक्ष्यों को प्रदर्शित कर रहा है और वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि कर चुका है। मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो हमारे जीवन के लिए जीवन का आधार है और जिनसे जीवन हमारा पूरा होता है और जीवन खुशहाल बनता है। वो मूलभूत आवश्यकताएं उसके लिए पूरी हो चुकी हैं। तो बच्चों, आपने देखा होगा कि ये लक्ष्यों की हमने लिस्ट बनाई है, इसमें 7 लक्षण लिखे हैं, लेकिन इसमें आप और भी लक्षण जोड़ सकते हैं अपनी तरफ से। और ये जो एक तरीके से टॉपिक है आपका समायोजन के लक्षण, ये टॉपिक आपका अपने आप तैयार हो जाएगा। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो ये पॉइंट्स आपके सामने हमेशा रहेंगे। वैसे मैं इस वीडियो को कल शेयर करूंगा। जो व्यक्ति भलीभांत समायोजित हो चुका होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल एडजस्टेड पर्सन, उसके मतलब कौन पर्सन होता है, उसके क्या विशेषताएं हैं। विशेषताओं में देखिए आप, पहली विशेषता है फिजिकली एडजस्टेड। जो व्यक्ति समायोजित है, वेल एडजस्टेड है, बहुत अच्छी तरह से समायोजित है, वो फिजिकली एंड हेल्थ वाइज एडजस्टेड है। फिजिकल कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति फिजिकली साउंड है तो उसके अंदर जो है वो एक जिसे कहते हैं ना, एंथुजियाज्म रहता है, उत्साह के साथ कार्य करता है। इमोशनली एडजस्टेड व्यक्ति, जो इमोशनली एडजस्टेड है वही वेल एडजस्टेड कहा जाएगा। सोशली एडजस्टेड, समाज में उस व्यक्ति के लिए अच्छा स्थान है, उच्च स्थान है, सम्मानित स्थान है। लोग उसे उनके व्यक्तित्व की वैल्यू करते हैं, उनकी जो व्यवहार कुशलता है उसकी तारीफ करते हैं। ये एक सोशली एडजस्टेड है, विशेषता है व्यक्ति की। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बिहेवियर का मतलब लचीलापन। जैसा कि अब हम क्लास में भी इस बात को
देख रहे थे कि कुछ लोग बहुत ही अक्खड़ और मतलब उनके अंदर कोई परिवर्तन, व्यवहार ऐसा है कि बस जिद्दी अक्खड़पन उनके अंदर रहता है। ऐसे व्यक्ति एडजस्टमेंट से दूर रहते हैं, एडजस्टमेंट से करीब नहीं है, वो उनके एडजस्टमेंट के करीब नहीं है, यानी कि वो एडजस्टेड नहीं है। तो जो व्यक्ति वेल एडजस्टेड है उसकी विशेषता है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहेगा, अपने बिहेवियर में परिवर्तन कर सकता है जरूरत के हिसाब से। एडिक्वेट लेवल ऑफ एस्पिरेशन, मतलब एस्पिरेशन का मतलब ही महत्वाकांक्षा है, आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है। जहां एडिक्वेट का मतलब है पर्याप्त। जो व्यक्ति समायोजित है, बहुत अच्छी तरह से समायोजित है, अपने परिस्थितियों से, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने जो भी काम करता है उससे संतुष्ट है, तो उसके लेवल ऑफ एस्पिरेशंस ऊपर होंगे। आप देख रहे होंगे कई व्यक्ति कहते हैं कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारे लिए ये संभव नहीं है, हम इस चीज को करने में डरते हैं, या कोई मतलब बहुत सारी बातें बताते हैं और एस्पिरेशंस उनके अंदर कम होते हैं। सेटिस्फैक्शन रिलेटेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी कि जो वातावरण में जो परिवर्तन आते हैं उनको वो लोग क्या कर लेते हैं, सेटिस्फैक्टरीली कंट्रोल करते हैं, अपने को वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। मतलब ढालने का मतलब है कि वो बहुत आसानी से, उन्हें किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है, जो वेल एडजस्टेड होते हैं। और जो एडजस्टेड नहीं होते हैं उन्हें फिर समस्या आती है। तो आप विशेषताओं में ये देख सकते हैं कि व्यक्ति जो है एनवायरनमेंट के साथ बहुत अच्छी तरह से एडजस्ट हो चुका होता है। अगला है कैपेबिलिटी टू कोप अप विथ ऑड सर्कमस्टेंसेस। ऑड सर्कमस्टेंसेस मतलब विषम परिस्थितियां। विषम परिस्थितियों में वो संघर्ष करके उबर जाता है, विषम परिस्थितियों से भी वो बाहर निकल आता है और साहस और हिम्मत के साथ काम लेता है। ऐसा लक्षण अगर है, ऐसी कोई विशेषता है, तो वो वेल एडजस्टेड पर्सन है। इसके बाद एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब शैक्षिक विशेषताएं भी होती हैं। शिक्षा की दृष्टि से वो व्यक्ति अपने को शिक्षा में, शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं या जो भी क्रियाकलाप हैं या जो भी शिक्षा की चीजें हैं उनमें वो व्यक्ति एडजस्ट रहता है। ऐसे व्यक्ति को शिक्षा के कार्य बहुत अच्छे लगते हैं, ऐसे व्यक्ति को शिक्षित लोग पसंद आते हैं, ऐसे व्यक्ति शिक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, और वो चाहते हैं कि उनके अनुभवों को कोई बांटे, जिससे कि वो अपने अनुभवों से दूसरों का लाभ कर सकें। साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, मनोविज्ञान की दृष्टि से वो मनोवैज्ञानिक विशेषताएं भी होती हैं। ऐसा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत सही तरीके से वेल एडजस्टेड होता है। थोड़ी देर में बात करेंगे। तो ये चीजें जो है वो हम देखते हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो बहुत स्थिर है। हमने देखा था जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात कर रहे थे, तो उसमें हम लोग देख रहे थे कि जिस व्यक्ति में मानसिक स्वास्थ्य की समस्या होती है उसके साथ एडजस्टमेंट की भी समस्या होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर साइकोलॉजिकली आदमी बैलेंस्ड है तो वो वेल एडजस्टेड कहा जाएगा। आशावादी होता है, जो व्यक्ति वेल एडजस्टेड होता है उसको हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा दिखता है, उसके अंदर कभी निराशा के भाव नहीं आते हैं। तो जो व्यक्ति आशावादी है वो निश्चित रूप से वेल एडजस्टेड है। और ऐसा व्यक्ति, देखिए कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेस्पेक्टफुल होता है, दूसरों को सम्मान देता है। ऐसा व्यक्ति जो कुंठित नहीं है, तनाव में नहीं है, किसी प्रकार की समस्याओं से नहीं जूझ रहा है, वो व्यक्ति दूसरों को दिल से सम्मान देता है। एंड रेस्पेक्टेड, दैट फेलो हु इज वेल एडजस्टेड is given respect, he gives respect and he is also given respect। तो ये बहुत अच्छी बात है। एडजस्टमेंट से सम्मान जुड़ा हुआ होता है। जो व्यक्ति अच्छी तरह से एडजस्ट करता है उसको निश्चित रूप से सम्मान मिलता है। तो बच्चों जो विशेषताएं हैं आप देख रहे हैं, ये सारी की सारी विशेषताएं आप देखते होंगे कि अगर मानसिक स्वास्थ्य से जोड़ें तो वहां भी विशेषताएं जुड़ जाएंगी, व्यक्तित्व से जोड़ें तो व्यक्तित्व से भी ये समस्याएं जो विशेषताएं जुड़ जाएंगी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इन चीजों का ये मिला जुला रूप है। और एडजस्टमेंट
के लिए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य चाहिए, अच्छे व्यक्तित्व की आवश्यकता है और एक बुद्धि लब्धि भी अच्छा होना चाहिए। तभी हम समाज में या पर्यावरण के साथ या परिवार में या स्वयं के साथ वेल एडजस्टेड हो सकते हैं। आइए बच्चों, हम बात करते हैं समायोजन का क्षेत्र एवं प्रकार, स्कोप एंड टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट। इसको अपने 3 तरह के प्रकारों में बांटा है, इंडिविजुअल, सोशल एंड प्रोफेशनल। इंडिविजुअल एडजस्टमेंट का मतलब है व्यक्ति का शारीरिक विकास पर्याप्त हुआ है, स्वास्थ्य उसका ठीक है, संवेगात्मक मतलब इमोशंस उसके ठीक हैं, लैंगिक उसके अंदर संतुलन है और वो परिस्थितियों को समझता है और ये समझता है कि हर कार्य का एक समय होता है, हर कार्य करने की एक आयु होती है। इसलिए जो इंडिविजुअल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट है उसमें हम लैंगिक को रखते हैं। मानसिक विकास भी एक बहुत ही इंडिविजुअल बात है और व्यक्तिगत आवश्यकताएं, इंडिविजुअल नीड्स। आपको पता है जो हमारी नीड्स हैं हर इंडिविजुअल की अलग अलग होती हैं और इसीलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम देखते हैं और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हर जगह पाए जाते हैं, हर इंडिविजुअल पाए जाते हैं। तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये एक एडजस्टमेंट का टाइप है कि व्यक्ति जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। सोशल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट क्या होगा? सोशल एडजस्टमेंट क्या होगा? व्यक्ति अपने परिवार के साथ, व्यक्ति अपने मित्रों के साथ, व्यक्ति अपने परिवेश या सराउंडिंग्स या जो आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ कैसे सामंजस्य बैठाता है। ये भी एक प्रकार का सामंजस्य है परिवार में और बच्चों में। आजकल आपसे अक्सर इस चीज को क्लास में भी डिस्कस करता हूँ कि अब जो पारिवारिक स्थिति है, जब हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं तो इस एडजस्टमेंट के लिए समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि परिवार में हालांकि सदस्यों की संख्या कम हो रही है, लेकिन जो संबंध हैं, उनकी जो बॉन्डिंग है, जो उनके अंदर जो एक असर होना चाहिए, वो जरूर घटता हुआ दिख रहा है। बच्चों, आपको एज ए टीचर इस चीज पर बहुत विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी कक्षाओं में जो बच्चे होंगे वो निश्चित रूप से न्यूक्लियर फैमिलीज से होंगे, तो उनके लिए जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के या सोशल के या इंडिविजुअल के, उनको आप जरूर समझें। मित्रों के साथ एडजस्ट करता है जो व्यक्ति अपने एडजस्टमेंट के बारे में सजग है, सतर्क है, समझदार है, तो वो अपने मित्रों में बहुत ही चर्चित रहता है और उसके मित्रों की संख्या अधिक होती है। परिवेश में भी पड़ोसियों के साथ एडजस्ट करना जरूरी है। प्रोफेशनल एडजस्टमेंट क्या है? व्यवसायिक कार्यों में संतुष्टि। देखिए, आपने देखा होगा कि लोग अपने प्रोफेशन को, अपने काम को, जो भी वो काम धंधा करते हैं, उससे संतुष्ट नहीं है। अगर संतुष्ट नहीं है तो वो एडजस्टेड भी नहीं है। ये एक बहुत छोटी सी बात है जिसको अक्सर लोग कहते हैं कि जिस काम से आपकी रोजी रोटी चलती है उसे कभी बुरा मत मानिए, बुरा मत कहिए। जिस कार्य से आपके बच्चे पल रहे हैं, आपके खर्चे चल रहे हैं, आपकी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, उस प्रोफेशन की कभी बुराई मत करिए, उसे बुरा मत कहिए। वो आपका बहुत बड़ा जीवन का आधार है और सारी जीवन की खुशियां, सारी आवश्यकताएं आपको वहीं से मिल रही हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि व्यवसायिक कार्यों में आप संतुष्ट हैं और जो एडजस्ट होता है वो संतुष्ट होता है। अपने सहकर्मियों के साथ बहुत ही प्यार से, स्नेह से और एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ व्यवहार करता है। व्यवसाय के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, ये मैंने जैसा अभी कहा था कि आप बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण करते हैं, क्योंकि उस व्यापार को आप जब कर रहे हैं जहां से आपको, देखिए व्यवसाय का सीधा मतलब है धन अर्जन, धनार्जन। तो जब आप इस धन, आपके परिवार के लिए जो आवश्यक चीज है वो आपको वहां से मिल रहा है, तो आपको फिर सकारात्मक दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिए। सहयोगात्मक दृष्टिकोण, अपने प्रोफेशन में जहां भी आप काम करते हैं वहां आपके बहुत सारे सहकर्मी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ आपसे उच्च पद पर होंगे, कुछ आपके समकक्ष होंगे, कुछ आपसे अधीनस्थ पदों पर कार्य कर रहे होंगे। तो उनमें सहयोग की भावना, सहयोग का संचार, सहयोग सूत्र का जो बल है
वो अधिक होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, ताकि आप वहाँ पर प्रोफेशनल एडजस्टमेंट को इंश्योर कर सकें। तो बच्चों, ये था समायोजन के बारे में। एक इसमें टॉपिक भी बचा हुआ है, मैं इसको रब आउट करूंगा और उसके बाद उस टॉपिक को भी डिस्कस करूंगा, ताकि समायोजन आपका पूरा हो जाए। तो देखिए, अगला टॉपिक क्या है। आपने देखा है कि यहाँ पर हमने समायोजन को समझने की कोशिश की और समायोजन की जो भी लक्षण हैं, समायोजन की जो विशेषताएं हैं, उनको हमने डिस्कस किया। और समायोजन के जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, इंडिविजुअल है, सोशल है, प्रोफेशनल है, इसको भी हमने समझा। अब है समायोजन की प्रकृति। समायोजन की प्रकृति क्या मतलब हुआ इसका? इंग्लिश में क्या कहेंगे? नेचर ऑफ एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट अपने आप में कैसा है? तो अपने आप में कैसा है, ये आप परिभाषा में जो कह चुके हैं, उस सबको आप अगर एक साथ इंटीग्रेट कर दें तो आपको नेचर पता चल जाएगा। जैसे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, ये आपने परिभाषा में देखा है कहीं, तो लिख सकते हैं, ये एक प्रक्रिया है। इसके बाद आप कह सकते हैं गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक है। गतिशील प्रक्रिया है। तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ये एक इसका विशेषता का पॉइंट है। और जो निरंतर चलेगी वो कभी समाप्त नहीं होगी, तो आप ये भी कह सकते हैं कभी पूर्ण ना होने वाली प्रक्रिया। पूर्ण ना होने वाली प्रक्रिया। निरंतर चलेगी, हमेशा चलेगी, वो कभी पूरी नहीं होगी। एक सहज प्रक्रिया है। परिवर्तनशील प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने कहा था कि मान लीजिए आपने एक बार अपने को बहुत अच्छी तरह से समायोजित कर लिया, इसका ये कतई अर्थ नहीं है कि अब आपको समायोजन की कोई समस्या नहीं होगी। निरंतर डे टू डे, आज जहां आपने अच्छे तरह से समायोजन कर लिया है, कल परिस्थितियां बदल जाएंगी, कल लोग बदल जाएंगे, कल लोगों की आवश्यकताएं बदल जाएंगी, आपकी आवश्यकता बदल जाएंगी। इसलिए ये परिवर्तनशील प्रक्रिया है, आपको हमेशा इसमें चेंज करना पड़ेगा। और एक चीज और है, ये द्विमुखी प्रक्रिया है। ये हमने क्लास में भी पॉइंट डिस्कस किया था। द्विमुखी का मतलब क्या है? एक है व्यक्ति और दूसरा है वातावरण। सामंजस्य में, एडजस्टमेंट में व्यक्ति और वातावरण दोनों के बीच में अंतःक्रिया होना स्वाभाविक है। अंतःक्रिया, interaction between individual and his environment. This is very important and this makes the nature of adjustment. तो ये हमने एक लिस्ट देखी है जहां प्रकृति हमें दिखाई देती है समायोजन की। बच्चों इसमें आप कुछ और भी अपनी तरफ से पॉइंट जोड़ सकते हैं। बच्चों, एक चीज को आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो कॉन्सेप्ट को समझने के बाद 2 काम आपको करने चाहिए। पहला, उस कॉन्सेप्ट को अपने शब्दों में। दूसरा, उस कॉन्सेप्ट के लिए आपके अपने उदाहरण, अपने अनुभव से, अपनी जो भी आपकी परिस्थिति है उसके अनुसार अगर आपने ये 2 कार्य कर लिए तो आप अपनी कंसेप्ट को बहुत अच्छी तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं। और ये एक अध्यापक के लिए या पीपल टीचर के लिए, बीएड के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है
इसको मैं क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर रहा था और डिस्कस करूंगा। और धीरे धीरे जब हमारा कोर्स समाप्ति की ओर जा रहा है तो रिवीजन में हम इस बात का अभ्यास करेंगे कि किसी भी कंसेप्ट को हम अपने शब्दों में, अपने उदाहरण से कैसे स्पष्ट करें, क्योंकि वही उत्तर अच्छा माना जाएगा जो आपके अपने शब्दों में होगा और आपके अपने उदाहरणों में होगा। बच्चों, इस सुझाव को ध्यान में रखिए और समायोजन के बारे में अभी जो कुछ भी हमने इस वीडियो में देखा है, डिस्कस किया है, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो वीडियो आपके पास होगा, इसको शेयर कर दिया जाएगा, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। जब चाहें अपनी सुविधा के अनुसार, जितनी बार चाहें अपनी सुविधा के अनुसार इसको देख सकते हैं। और यदि कोई इसमें कहीं डाउट है या कुछ इसमें आपकी भावनाएं ऐसी आती हैं कि आप ये सुझाव देना चाहते हैं कि ये पॉइंट अगर होता तो इस जगह ये पॉइंट जुड़ सकता था, तो उसका हम स्वागत करेंगे। आप क्लास में या हमें व्हाट्सएप पर इस चीज़ की जानकारी दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तो बच्चों, इस चीज़ का ध्यान रखिए। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।